वो पढ़ना है, आपके स्क्रीन पे है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024। नोट कर लीजिए, ऐसे तो पीडीएफ तो हम अवेलेबल करवाएंगे ही। इसमें क्या क्या बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हैं तो बिहार अपराध, ये बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024, बिहार पब्लिक एग्जाम अनफेयर मीन्स के लिए जो है कि यह अधिनियम लाया गया है कि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस एग्जामिनेशन में ना करें। तो इसका एम क्या है? सबसे पहले तो इस बात को देखना है कि जो अधिनियम आया है इसका एम क्या है। तो इसका एम यही है कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन मतलब कि सार्वजनिक परीक्षा। सार्वजनिक परीक्षा का मतलब क्या कि वो हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, जो भी बिहार सरकार कंडक्ट करवाती है। बिहार की यूनिवर्सिटी के भी एग्जामिनेशन की भी बात, क्योंकि बिहार में जो सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसका भी एग्जामिनेशन बिहार सरकार ही कंडक्ट करवाती है, इसलिए वो क्या हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन में जो है कि अनुचित संसाधनों यानी कि अनफेयर मीन्स, मतलब कि आप चले गए चोरी करने के लिए, अपराध करने के लिए। अभी अपराध में हम लोग पढ़ेंगे भी, तो अपराध कितने तरीके से एग्जामिनेशन में होता है, उसको रोकने के लिए इस अधिनियम को जो है कि लाया गया है। अब इसमें जो अपराध होगा, अपराध तीन कैटेगरी के इसमें माने गए हैं। सबसे पहला जो अपराध होगा इसमें, वो अपराध क्या होगा कि नॉन कंपाउंडेबल होगा, गैर समनीय। उसके बाद नॉन बेलेबल होगा, गैर जमानती। और फिर हीनियस होगा, मतलब कि क्या कहते हैं इसको, संज्ञेय अपराध, इसको इसको बोलते हैं आप लोग संज्ञेय अपराध। क्या क्या इसका मतलब हुआ? नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि वैसा अपराध आपने किया, उसमें जैसे कि दो व्यक्ति ने मारपीट किया, एक दूसरे का सर फोड़ दिया, तो उसमें क्या होता है कि वो दोनों मिलकर फिर सलाह मुशवरा कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। लेकिन कोई ऑफेंस को अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस घोषित कर दिया गया है, तो वहां आप किसी भी तरीके का सलाह मशवरा और समझौता नहीं कर सकते हैं कि चलिए चलिए हम परीक्षा में चोरी करवाए थे और जाके बिहार एसएससी के बोर्ड से मिल गए चेयरमैन से, हम समझौता कर लेते हैं। नहीं हो सकता, समझौता नहीं हो सकता है। ऐसे तो फिर बीपीएससी के चेयरमैन से जाके मिलकर समझौता कर लेगा कि 70वीं का क्वेश्चन लीक करवाए थे, हम दोनों मिलकर समझौता कर लेते हैं उसमें। ऐसा नहीं हो सकता है। नॉन बेलेबल मतलब कि अगर आप का अपने अपराध किया है तो आपको बेल नहीं मिल सकता है। बेल, जेल क्या बोला जाता है ना कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, ये लॉ की भाषा में कहा जाता है। तो वहां पे आपको बेल भी नहीं दिया जाएगा। बेल दिया ही इसलिए जाता है कि ताकि अपने आप बातों को बाहर में निकल के आप अच्छे से अपने वकील के साथ आपने अपराध किया है नहीं किया है इस बात को प्रूव करने के लिए आपको समय दिया जाता है, आपको भी प्रॉपर मौका दिया जाता है अपना वकील करके अच्छे से बात रखने के लिए, इसीलिए बेल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बेल भी नहीं मिलेगा। और बेल नॉन बेलेबल अपराध जो है कि हीनियस क्राइम टाइप का ही होता है, तभी नॉन बेलेबल होता है। तो वो अपराध नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है और संज्ञेय अपराध है, मतलब कि हीनियस क्राइम के कैटेगरी में इसको रखा गया है। मतलब कि जो इस तरीके का कोई अपराध है ना, तो वो अपराध क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छे डिग्री का अपराध माना जाता है, नहीं इसमें कड़ाई से फैसला किया जाएगा। इसमें देखिए, अब जो चोरी होता है एग्जामिनेशन में वो कितने तरीके से हो सकता है? तीन चार तरीके से, इसको समझिए अच्छे से। कि एक होता है कि व्यक्तिगत स्तर पे चोरी करे, कोई लड़का चिट पुर्जा लेके चला गया चोरी करने के लिए। एक होता है कि सेवा प्रदाता, जैसे मान लीजिए टीसीएस का बहुत सारा एग्जामिनेशन सेंटर है बिहार में, और वो टीसीएस का एग्जामिनेशन सेंटर क्या कर रहा है कि उसका जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वो चोरी करवा रहा है। उसमें जो भी होगा, डायरेक्टर होगा, मैनेजमेंट का लोग होगा। मान लीजिए कि एक बांका में टीसीएस सेंटर है, पटना में टीसीएस सेंटर है, जमुई में टीसीएस है, भागलपुर में टीसीएस सेंटर है, तो उसमें का जो क्या कहते हैं एम्प्लॉई अगर चोरी करवाता है तो उसके लिए क्या अपराध का सजा होगा। दूसरा, कि व्यक्तियों का समूह, जैसे नालंदा वगैरह में होता है ना कि सबका सेटिंग करवाते रहता है कि दरोगा में इतना लड़का का सेटिंग करवा दिए, तो बिहार पुलिस में इतना लड़का का सेटिंग करवा दिए, बीपीएससी में इतने लड़के का सेटिंग करवा दिए। तो ये क्या हो गया, संगठित अपराध हो गया ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज तरीके से आपसे बोली लगा के लेता है कि दरोगा का 45 लाख लेंगे, 40 लाख रुपया लेंगे और तुम्हारा एग्जामिनेशन हम निकलवा देंगे। 10 20 50 लड़का को पकड़ा और पैसा कमा लिया। उसके बाद जाकर के जो संजीव मुखिया टाइप के लोग जो करते हैं ये सब काम, तो उन सभी के लिए ये क्या है, ये एक संगठित अपराध है। तो संगठित तरीके से भी अपराध हो सकता है। उसके बाद है कि संस्था द्वारा संगठित अपराध। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है, कोई संस्था है बिहार में, मान लीजिए बिल्ट्रॉन के नाम की कंपनी है, ये कोई भी XYZ कंपनी है जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, वो संस्था ही अगर इस मामले में लिप्त हो जाए कि जैसे 100 बच्चे का उसके सेंटर पे पड़ा एग्जामिनेशन, और 100 के 100 बच्चे के साथ सेटिंग कर ले कि तुम 50 50 लाख रुपया दो, 40 40 लाख रुपया दो, और हम तुम्हारा जो है कि अच्छी करवा देते हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर ही बता देते हैं, इस तरीके से कोई सेटिंग कर ले तो उसके लिए अलग अपराध होगा। तो जितनी भी तरीके के सेटिंग्स हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, सारे को इसमें सबसे पहले डिफाइन किया गया है कि व्यक्तिगत अपराध क्या होगा, संस्थागत अपराध क्या होगा। जो व्यक्तिगत, मान लीजिए कोई लड़का अपने पर्सनल स्तर पे चोरी करता है,
हाँ, लगभग सभी में मुन्ना भाई रहा था, बिल्कुल बस सही। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए कोई लड़का अपने स्तर पे चोरी करता है तो उसका क्या होगा? अगर व्यक्ति स्तर पे दो तरीके का अपराध हो सकता है कि लड़का खुद भी चीट पुर्जी मोबाइल लेके चले जाए, या एक लड़का के बदले उसका दोस्त भाई कोई बैठ जाए जाके एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में अगर कोई अपराध करता है तो उसको 3 से 5 साल तक का जेल हो सकता है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये व्यक्तिगत अपराध की कैटेगरी में इसको बताया गया है। सेवा प्रदाता या कोई सेवा प्रदाता का एम्प्लॉय, अभी टीसीएस कंपनी नहीं है, उसका एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉय में कौन कौन, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय को पकड़ेगा। अगर सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, पकड़े कौन जाएंगे? तो जिसके जो सेंटर के डायरेक्टर होंगे वो पकड़े जाएंगे, वो सीनियर मैनेजमेंट के कोई व्यक्ति होंगे उसको पकड़ेगा, या उसके प्रभारी कोई व्यक्ति होंगे उसको पकड़ लिया जाएगा। और उसको 3 से 10 साल तक का कैद, वहां पे क्या था 3 से 5 साल तक का था, यहाँ पे क्या है 3 से 10 साल तक का कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उसको लगाया जा सकता है। इस तरीके की बात कही गई है। व्यक्ति या व्यक्तिगत समूह के द्वारा संगठित अपराध, मतलब संजीव मुखिया टाइप के लोग कि एकदम गैंग बना के पेपर चोरी करवा रहा है, पेपर लीक करवा रहा है, दरोगा में सेटिंग करवा रहा है, बीपीएससी में सेटिंग करवा रहा है, तो उसको भी 5 से 10 साल तक का सजा और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माना भी लग सकती है। अगर कोई संस्था अपराध करवाता है, जैसे टीसीएस का कोई सेंटर है अपराध करवाने में सम्मिलित हो जाए पूरा का पूरा, या कोई और भी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, बिल्ट्रॉन, या मान लीजिए कोई भी कंपनी हो, तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, कुर्क की जा सकती है। और जांच में जो आपराधिक जांच में खर्च भी होता है ना सरकार का, उसका अनुपातिक पैसा भी सरकार वसूल सकती है, ये भी किया जा सकता है। उस संस्था का लाइसेंस परमानेंटली पूरे जिंदगी के लिए उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और वो कंपनी को जो है कि ब्लैक लिस्टेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और इस तरीके के अपराध की जांच में पुलिस उपाधीक्षक के नीचे का कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, यानी कि डीएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी इसको जांच नहीं कर सकता है। तो समझ गए, ये आया है आपका सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024। ये आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है कि सेवा प्रदाता के लिए क्या है, व्यक्ति के लिए क्या है, तो ऑप्शन में इधर उधर पजल करके आपको दे सकता है। इंटरव्यू में आप बोलेंगे कि सर नहीं बिहार में, क्योंकि देखिए हुआ क्या है, मैं बता देता हूँ कि बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ, वो घटना पिछले साल आपने सुना होगा। अभी एसएससी का पेपर पूर्णिया में लीक हो गया था। ठीक है, पूर्णिया का जो शायद वो विद्या विहार था या जामिया मिलिया इस्लामिया का कोई सेंटर था, पता नहीं किसका था, लेकिन वहां पेपर लीक हो गया एसएससी का। भारत सरकार का पेपर है, यहाँ लीक हो रहा है। तो उसके लिए भी ये बदनामी होती है ना, राज्य सरकार की छवि धूमिल होती है। इससे पहले भी कितने लीक की घटनाएं हुई हैं। तो उसको देखते हुए जो है कि ये अधिनियम बनाया गया है, और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं काफी घट रही हैं राज्य में। तो आप बताएंगे कि नहीं सर, हम बिहार ने भी कदम उठाया है और सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024 बिहार सरकार ने लागू किया है। उसके माध्यम से अपराध को कई कैटेगरी में बांटा गया है, व्यक्तिगत स्तर पे, सेवा प्रदाता के एम्प्लॉय के स्तर पे, संगठित अपराध की कैटेगरी में, उसके बाद संस्था या संगठित रूप से अगर संस्था अपराध करती है तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके के जो है कि इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। और सर जो अपराध को डिफाइन भी किया गया है इसमें, तो नन कॉन्पॉन्डेबल, नन बेलेबल और हीनियस क्राइम की कैटेगरी में इस अपराध को रखा गया है। और इसके जांच के लिए भी सर डीएसपी रैंक से नीचे के अधिकारी को जांच का आदेश नहीं दिया गया है। तो सर बिहार सरकार इसमें काफी जो है कि सख्त है इस मामलों को लेके, और इसमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। और बिहार का ईओयू आर्थिक अपराध इकाई भी अच्छे से जांच कर रही है और उसको कानून के माध्यम से सशक्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है सर। तो एक अच्छा आंसर आपका हो सकता है। तो ये एक पॉलिसी आई। उसके बाद अगली पॉलिसी है हमारा बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024, बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी 2024 ये लाई गई है। ये क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 जो आया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख संस्थान बिहार को बनाना, फिल्म उद्योग को समावेशी विकास का वातावरण बनाना। क्या मतलब हो गया कि फिल्म शूटिंग के लिए, फिल्म प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद इसको बिहार को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में डेवलप करवाना, और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट हो, इसके लिए जो है कि राज्य प्रोत्साहन देगी, यानी कि प्रमोशन करेगी, पैसे देगी, सब्सिडी देगी। इसका उद्देश्य यही है। क्या पॉइंट्स इसमें निकल के आए हैं कि जो भी फिल्म, देखिए होता क्या है, जैसे फिल्म शूटिंग होती है बिहार में, कोई जंगल में जाके शूटिंग होगा, जैसे क्या कहते हैं यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में होगा, या फिर यहाँ ये जो क्या कहते हैं नागिनट्टी जमुई रिजर्व है, या बिहार के किसी स्टेशन पे फिल्म शूटिंग होगा, या ककोलत जलप्रपात पे शूटिंग होगा, या किसी क्या कहते हैं यहाँ पे किसी डीएम का कार्यालय में शूटिंग होगा। इसी तरीके का अच्छे अच्छे लोकेशन पे फिल्म शूटिंग होता है। तो वहां पे जो फिल्म शूटिंग होगा, अब उसके लिए हर व्यक्ति, अगर जो फिल्म का डायरेक्टर है कोई, वो हर जगह जाके आवेदन देकर डीएम साहब आपके कार्यालय में हम फिल्म शूटिंग करना चाहते हैं, हमको थोड़ा सा कार्यालय खाली दीजिएगा, या किसी यूनिवर्सिटी में फिल्म शूटिंग होना है, या किसी लोकेशन पे शूटिंग होना है जो इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन है, तो उसके लिए अलग अलग जाके कितना वो परमिशन लेते रहेगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है
सिंगल विंडो इंटरफेस, यानी कि एक बार एक जगह आप आवेदन दे दीजिए जाके, और आपका जो है कि एकल विंडो इंटरफेस लाया गया है, सिंगल विंडो इंटरफेस है, और आपको सारा क्लियरेंस वगैरह ला करके हम दे देंगे। सारे जगह का अनुमति रहेगा कि इतना से इतना तारीख के बीच में आप जाके वहां पे शूटिंग कर सकते हैं। वहां पे शूटिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको बकायदे पुलिस वगैरह की व्यवस्था भी करवा देंगे, ताकि कोई अनसोशल एलिमेंट जो है किस तरीके से नहीं कर सके, कोई हीरो हीरोइन के साथ छेड़छाड़ फलाना ढेकाना। ये बिहार में तो ये सब भी होना स्टार्ट हो जाता है, हम हीरोइन के साथ जाके सेल्फी लेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं बिहार में। नहीं नहीं, हम ही हीरो बनेंगे, आज तुम्हारा भाई जो है कि पायलट बन जाएगा। ऐसे लोगों का कोई कमी नहीं है बिहार में। एक बार पंकज त्रिपाठी जिक्र कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि बोला कि कोई फिल्म में एक बंदूक का सीन था, तो बंदूक लाना वो भूल गए थे। अब बिहार में ही शूटिंग चल रहा था, उसका डायरेक्टर जो भी फिल्म प्रोड्यूसर है वो नहीं ला पाए थे। तो बोला कि किसी के पास ऐसा है क्या, होता है ना भीड़ में, पता नहीं। पंकज त्रिपाठी जी बोले कितने बंदूक निकाल के दे दिए गए थे, ये वाला काम आएगा अक्सर, ये वाला काम आएगा। आप सोच सकते हैं बिहार का लेवल। तो खैर, जोक सपोर्ट। तो देखिए क्या होगा इसमें, ये समझिए कि पहली फिल्म शूटिंग पे अगर कोई पहला फिल्म शूटिंग करता है, उसको 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा, या मैक्सिमम 25% या 2 करोड़। आप समझते हैं ना इस बात को, इसको समझा देते हैं अच्छे से, कि 2 करोड़ रुपीज या 25%, इसमें से जो सबसे कम हो, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में होता है ना, अप टू 25% या अप टू 1000 फ्लैट डिस्काउंट, उसी तरीके का मामला है। ये समझ रहे हैं कि 2 करोड़ तक मैक्सिमम, या जी सर 25%, जो भी उसमें जी से सर, कम होगा। कुल बजट का 25%, अगर वो मान लीजिए 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो फिर हम 2 करोड़ देंगे, और अगर वो 25% 2 करोड़ से मैक्सिमम कम सर हुआ दो तो फिर करोड़ हुआ 25% देंगे। मैक्सिमम 2 करोड़ तक हुआ। ये हो गया कि दो करोड़ या 25%, जो भी उसमें से कम हो। पॉलिसी में ऐसे ही लिखा हुआ है कि जो भी उसमें से कम हो, मतलब आपका बजट ही कम है, 2 करोड़ पूरा ही नहीं आपका सब्सिडी, तो उससे कम ही मिलेगा ना आपको। तो 2 करोड़ या 25% जो भी हो। न्यूनतम फिल्म शूटिंग दिवस राज्य में कितना होना चाहिए, कि न्यूनतम आप 50 दिन तक जो है कि फिल्म शूटिंग करेंगे। सॉरी, न्यूनतम 50% फिल्म शूटिंग जो है कि राज्य में होगा, दिन नहीं है, ये 50% है। जो फिल्म का लेंथ होगा उसमें से 50% शूटिंग कहाँ होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए। इसका 50% शूटिंग डेज बिहार में होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपको राशि मिल सकती है कितना, 2.5 करोड़ या 25%, यानी कि 75% तक का जो शूटिंग डेज है, जो 75% शूटिंग डेज आपका बिहार में होना चाहिए। ये फर्स्ट फिल्म पे ऐसा है, इसको याद करना पड़ेगा, ये पीटी में काम आएगा आपको। मैं इंटरव्यू में उतना काम नहीं आएगा, बता देते हैं, क्योंकि पढ़ ही रहे हैं तो पूरा पढ़ के खत्म कर ही देते हैं। तो 2 करोड़ 25% या 2.5 करोड़ 25% तक, तो 50% शूटिंग दिवस बिहार में होना चाहिए, और ये 75% तक होना चाहिए, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद जब आप दूसरा फिल्म शूटिंग करेंगे, वही डायरेक्टर अगर दूसरा फिल्म शूटिंग करता है, उसको जो है कि 50% शूटिंग दिवस अगर बिहार में रखता है न्यूनतम, तो उसको 2.75 करोड़ मिलेगा, और 25% तक, तो परसेंटेज 25% ही है, परसेंटेज सब में कॉमन है 25%। और फिर जो है कि 3 करोड़ रुपया मिलेगा अगर 75% शूटिंग दिवस बिहार में रहता है। तो तीसरे फिल्म पे क्या होगा कि 3.5 करोड़ रुपया मिलेगा अगर 50% शूटिंग दिवस बिहार में रहता है, और अगर 4 करोड़ रुपया पैसा मिल सकता है अगर 75% शूटिंग दिवस बिहार में रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत किन्हीं को, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। ये याद कर लेंगे आप, ये याद करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है इसमें, कि कितना करोड़ कितना परसेंट और कितना परसेंटेज डेज ऑफ शूटिंग होना चाहिए, फर्स्ट फिल्म सेकंड फिल्म थर्ड फिल्म, इसको बना सर के इसका याद कर लेंगे। पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ बनवा के दे देंगे, पूरा टाइप करवा के अच्छे से, उसके बाद ग्रुप में डलवा देंगे आपको। ये मैं अभी ठीक बता है। दे रहा हूँ आपको, मैंने दे दिया है टाइपिस्ट को टाइप करने के लिए, वो अच्छे से इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में रहेगा, ताकि आपको अच्छे से पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये आप देखिए, ये तो हो गया कि पहली फिल्म दूसरी फिल्म और तीसरी फिल्म के स्तर पे। अब क्या है मामला भाषा के स्तर पे, कि अगर आप भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका, इन भाषाओं में जो बिहार का लोकल लैंग्वेज है, ये याद कर लीजिए, कम से कम 3-4 भाषा का नाम याद रहना चाहिए। कौन कौन सा है, तो भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, अंगिका है, बज्जिका है। अगर इन भाषाओं में आप फिल्म शूटिंग करते हैं, तो आपको 50% तक, मतलब कि कुल प्रोडक्शन कॉस्ट का 50% तक का अनुदान आपको मिल सकता है। अगर आप हिंदी या अंग्रेजी में फिल्म शूटिंग करते हैं, तो मैक्सिमम 25% तक का इसमें आपको अनुदान दिया जा सकता है, ऐसा इसमें कहा गया इस पॉलिसी में। अब देखिए कितना ध्यान से बनाया गया इस पॉलिसी को, समझिए कि सिर्फ फिल्म ही थोड़ी बनता है, धारावाहिक बनता है, टीवी शो बनता है, ओटीटी का सीरियल बनता है आज के समय में, वेब सीरीज बनता है। तो इन सब के लिए भी तो सब्सिडी का व्यवस्था होना चाहिए, कि सिर्फ फिल्म फिल्म तो बड़े लोग बनाते हैं ना, बिहार में तो छोटे छोटे प्रोड्यूसर होंगे,
कोई लोकल लड़का भी फिल्म निर्माण कर सकता है बिहार में, तो वो क्या बनाएगा, ओटीटी बनाएगा या फिर धारावाहिक बनाएगा, जो कि कम बजट वाला चीज होता है। उसके लिए कह रहा है कि अगर टीवी धारावाहिक या टीवी शो बनाते हैं जैसे सास बहू टाइप का सीरियल, तो कुल निर्माण लागत का 25% अप टू 50 लाख रुपए तक आपको जो है कि सब्सिडी दिया जाएगा। और अगर क्या कहते हैं कि कुल निर्माण लागत का 50% या अप टू 1 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी दिया जाएगा। न्यूनतम अगर आप 90 दिनों की शूटिंग बिहार में करते हैं, तो धारावाहिक का अगर न्यूनतम 90 दिनों तक का शूटिंग करते हैं, तो 1 करोड़ रुपए तक जो है कि आपको सब्सिडी दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है ओटीटी पे, और ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है, ओवर द टॉप, जिसपे कि पंचायत वेब सीरीज आता है। देखे है ना पंचायत वेब सीरीज जी, क्या क्या है ओटीटी, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, और कौन सा है, हॉट स्टार है, और कौन कौन है, G5, G5, हाँ V5 है, सोनी का है, ठीक है। चौपाल है। हाँ चौपाल है बिहार वाला, ये बिहार का जो है कि भोजपुरी फिल्मों के लिए है, जो बिहार में लोकल लैंग्वेज में बनता है, उसके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम चौपाल है, ध्यान रखिएगा। तो कुल लागत का 25% जो है कि ये मिलेगा ओटीटी में। शूटिंग दिवस में न्यूनतम 50% या 30 दिन का शूटिंग जो है कि राज्य में होना चाहिए, ठीक है। 25% या 3 करोड़ रुपया मिल सकता है, जिसमें कि 60 दिन का ओटीटी शूट होना चाहिए बिहार में। तो इस तरीके से ये पॉलिसी बनाई गई है। इसमें और एक दो बातें वो समझ लीजिए कि जैसे कि आप रोचक मतलब कि हर्ष मनोरंजक जो इंटरटेनिंग फिल्म बना देते हैं अगर आप, या फिर तकनीकी रूप से कुछ उत्कृष्ट कैप्टन अमेरिका टाइप का फिल्म बना देते हैं, या वो क्या कहते हैं जो हॉलीवुड में फिल्म बनता है साइंस फिक्शन टाइप का फिल्म, जो तकनीकी रूप से काफी उत्कृष्ट मूवी हो, उसको बनाते हैं, या सामाजिक प्रासंगिकता यानी कि सोशल रिलेवेंस के कोई मूवी बनाते हैं, तो दहेज पे या फिर बलात्कार पे कुछ इस तरीके से जाति प्रथा पे कोई मूवी अगर आप बनाते हैं, जैसे शूद्र टाइप की मूवियां हैं जो जाति प्रथा पे बनाई गई मूवी है, तो उस तरीके का अगर कोई मूवी बनाते हैं, तो बिहार में क्या करेगा, उस फिल्मों के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा की जाएगी। और आपको आपका अच्छा फिल्म अगर बिहार में बनाते हैं, तो बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिल सकता है। उस दूसरी बात, अगर स्थानीय कलाकारों को कार्य देते हैं, उसको अवसर देते हैं, तो अगर आपने स्थानीय कलाकारों को लिया है, तो उसके लिए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, मतलब कि अलग से सब्सिडी की व्यवस्था है। इतना सब्सिडी तो है ही, अगर बिहार के लोगों को आपने जॉब दे दिया, तो उसमें अलग से भी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से ये हमारा बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति, बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी थी 2024 का। इसको एक बार देख लेते हैं। और क्या है ये, इसका एम क्या था कि बिहार में फिल्म शूटिंग के क्षेत्र में जो है कि एक प्रमुख संस्थान के बनाना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना फिल्म शूटिंग एनवायरनमेंट को लेकर के, ये इस का जो है कि मुख्य रूप से क्या है उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंगल विंडो इसमें बनाया गया है। पहले फिल्म शूटिंग करने पर जो है कि 2 करोड़ या 25 क्या कहते हैं परसेंट तक का सब्सिडी मिलेगा। दूसरी शूटिंग पे जो है 2.75 करोड़ तक का, तीसरी फिल्म शूटिंग करते हैं तो 50% तक का सब्सिडी। अगर बिहार का लोकल लैंग्वेज में भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका इस सब में फिल्म बनाते हैं तो मैक्सिमम 50% का अनुदान मिल सकता है। अंग्रेजी या हिंदी में कोई फिल्म बनाते हैं तो मैक्सिमम 25% का अनुदान मिल सकता है। और टीवी धारावाहिक या इस तरीके का कोई फिल्म निर्माण करते हैं तो उसमें जो है कि 50% तक का आपको अनुदान मिल सकता है। ओटीटी में अगर आप फिल्म का निर्माण करते हैं उसमें भी 25% तक का अनुदान मिल सकता है। रोचक कहानी या तकनीकी उत्कृष्ट या सामाजिक प्रासंगिक यानी कि सोशल रिलेवेंस की अगर कोई फिल्म बनाते हैं, तो उस पे जो है कि आपको अलग से बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिल सकता है। और स्थानीय कलाकारों को अगर कार्य देंगे आप, तो उसके लिए क्या होगा, आपको ये अतिरिक्त अनुदान यानी कि उसके अलावे भी अनुदान मिल सकता है। तो ये था हमारा बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। चलिए इसके सारे पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे, आपको 71st बीपीएससी पीटी में भी काम आएगा, और आगे भी बीपीएससी जो होने वाला है उसमें भी काम आएगा। ओके, चलते हैं अब देखते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना। एक बात बताइए कि बिहार लघु उद्यमी योजना में जो 94 लाख आर्थिक रूप से गरीब परिवार को शामिल किया गया है, ये कौन गरीब परिवार है, किसी को आइडिया है? सर जिनका जो इनकम है वो 6,000 से कम है उनको। सर ये जो 6,000 कास्ट से सर्वे हुआ था ना, कास्ट सर्वे, हाँ हाँ उसमें डेटा आया था कि जिनका भी जो एनुअल इनकम है वो 6,000 से कम है तो उनको मिलेगा सर। मंथली इनकम है सर, एनुअल नहीं, मंथली इनकम। मंथली है वो, इनकम मंथली है। 6,000 से कम एनुअल इनकम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसमें क्या है। इसका नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। सबसे पहली बात तो ये हो गया नाम। इसमें 94 लाख है जो गरीब परिवार है, वो उसको आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिकली वीक फैमिली है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। और वो आइडेंटिफिकेशन का लिस्ट जो आया है
वो बिहार जो जातिगत गणना हुई थी उसी लिस्ट में से उसका नाम है। तो उसी 94 लाख परिवार को जो है कि ये जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उसके लिए ये योजना का निर्माण किया गया है। इसमें योजना में क्या है कि जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार जो आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं, इसके लिए राज्य में बेरोजगारी को कम लाने के लिए, उसके बेरोजगारी में कमी लाने के लिए, उस गरीब परिवार को सशक्त बनाने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री जी ने किया था। आप जानते हैं कि 2023 में गन्ना का रिपोर्ट आया था, तो फरवरी 2024 में उसके लिए बाकायदे क्या किया गया था, एक योजना ही लागू कर दिया गया था कि हर गरीब परिवार को, वैसे गरीब परिवार जो कि ये गन्ना में आए हुए हैं, उस 94 लाख गरीब परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी ताकि वो अपना आर्थिक रूप से कुछ रोजगार कर सके और बेरोजगारी से बाहर निकल सके। इस योजना का उद्देश्य यही है। अब इसमें है कि कैसे कैसे पैसा मिलेगा, लाभुक कौन होगा, जो बेनिफिशियरी है उसका क्या होगा, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, ये आपको पीटी में काम आएगा। जो इसमें बेनिफिशियरी परिवार होगा उसके प्रति माह जो पारिवारिक आय है, पूरे परिवार की आय, वो 6,000 रुपये से कम होना चाहिए और आवेदक जो है कि वो 18 से 50 वर्ष के बीच का होना चाहिए और आवेदक सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य का निवासी होगा क्योंकि वो गन्ना में ही आया हुआ है। इसमें 2 लाख रुपये मिलेंगे आपको। 2 लाख रुपये जो मिलेंगे वो पहली किस्त 25%, उसके बाद दूसरी किस्त 50% और तीसरी किस्त फिर 25% के रूप में दिया जाएगा। तो पहली बार में कितना मिलेगा? 50,000। दूसरा बार में कितना मिलेगा? 1 लाख। और फिर कितना मिलेगा? 50,000। तो 50-50 1 लाख और 1 लाख 2 लाख रुपया टोटल इसको मिल गया। तो ये पूछ सकता है आपको कि पहली किस्त में फंसाने के लिए दे सकता है, पहली किस्त में जो है 50% देंगे, दूसरी किस्त में 25% देंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, नहीं पहली किस्त में 25%, दूसरी किस्त में 50% और फिर तीसरी किस्त में 25% राशि इसमें लघु उद्यमी योजना में दिया जाएगा। और ये राशि जो है कि 2 लाख रुपये है टोटल। और इसमें वही परिवार है जो कि आर्थिक गणना में शामिल हुए थे, जो बिहार जाति आधारित गणना हुआ था उसमें वो परिवार शामिल है। ये छोटा सा पॉलिसी आया हुआ था। उसके बाद बिहार इलेक्ट्रिक पॉलिसी है, ये बड़ी पॉलिसी है, इसको थोड़ा सा देखिए। इसको राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दिया था। ये बिहार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2023 आई हुई है, बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023। इस पॉलिसी का एम क्या है? तो इस पॉलिसी का एम है आपका कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट का इकोसिस्टम डेवलप करना बिहार में। पहला एम क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को डेवलप करना और बिहार राज्य में वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार लाना। तो एक तो पर्यावरण है, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम डेवलप करना है और इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 2028 तक 15% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो परचेज होता है उसमें, कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज में 15% जो परचेज हो वो कौन सा व्हीकल हो? इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। ये इसमें कहा गया है। अब इसमें पॉलिसी में क्या क्या है पीटी की दृष्टि से ये आप देख लेंगे, थोड़ा सा इसको बता देते हैं। और इसमें एक दो पॉइंट है, पहले उसको देख लीजिए कि बिहार के 6 जिलों में, नोट कर सकते हैं जिले का नाम, कि पटना, मुजफ्फरपुर, उसके बाद भागलपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया। 6 जिले हो गए, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया। इस 6 जिले में पीएम ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत, इसी पॉलिसी में ही लिखा गया है, क्या है? पीएम ई बस सेवा, ये लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। तो पीएम ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसेस खरीदी जाएंगी। टोटल जो बसेस खरीदी जाएंगी वो 400 ई बस चलाया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के रूप में चलाया जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। क्या क्या हो गया कि एक तो एम इसका रखा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को डेवलप करना। इसका पीडीएफ बन के आ जाएगा, आप ले लेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा प्रिंटेड पीडीएफ पेड ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे, उसका चिंता नहीं करना, ध्यान से सुनिए और जो मोटा मोटा पॉइंट है याद कर लीजिए। सिर्फ 2028 तक जो कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद होगी उसमें 2028 तक जो कुल व्हीकल की खरीद होगी उसमें 15% जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। ये सरकार का टारगेट रखा गया है। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार के 6 जिले पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया में ई बस सेवा शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 400 ई बस खरीदे जाएंगे। इसके अधिग्रहण की मंजूरी दे दी गई है और कुछ जिलों में बस आने स्टार्ट भी हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो सब्सिडी दी, हाँ बोलिए सर, तो इसमें अनुदान मतलब राज्य सरकार देगी या फिर केंद्र सरकार? राज्य सरकार देगी। इस योजना का बहुत सारा कंपोनेंट है, पढ़ रहे हैं अभी आगे, देखिए।
इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, ये देखिए कि जो पहले 1000, देखिए अब इसमें आएगा वाहन पे 2 पहिया, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं 2 पहिया, उसके बाद पढ़ेंगे 3 पहिया, उसके बाद पढ़ेंगे 4 पहिया। तो 2 पहिया व्हीकल, 3 पहिया व्हीकल, 4 पहिया व्हीकल। तो 3 पहिया और 4 पहिया में क्या होगा कि एक जो है कि आपका कौन सा होगा, जो यात्री वाहक है, और दूसरा क्या होगा, माल वाहक है। तो उसमें उसमें भी अलग अलग सब्सिडी है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, खाली पीडीएफ मिल जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो 2 पहिया वाहन है, तो पहले 10,000 वाहन पर वाहनों की संख्या कितनी है, फर्स्ट 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोटरसाइकिल वगैरह जो भी है, तो पहले 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन पर 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपया, ये 10,000 वाहन है, ध्यान रखिएगा कि 5,000 रुपया प्रति किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर। आप जानते हैं ना किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो इफिशियंसी वगैरह उसमें रहता है, उसके हिसाब से दिया जाएगा। पर 5,000 रुपया पर किलोवाट आवर के दर से ये सब्सिडी मिलेगी। और जो 80-ST जाति से होंगे, बिहार राज्य के निवासी हों, 80-ST से जाति के हों, तो उसे यह सब्सिडी 10,000 रुपया पर किलोवाट आवर व्हीकल के हिसाब से। मान लीजिए कि 1 किलोवाट आवर का आपने व्हीकल खरीदा तो 5,000 रुपया का सब्सिडी। अगर आपने ऐसा मोटरसाइकिल खरीदा थोड़ा सा ज्यादा पावर वाला, जो है कि 2 किलोवाट आवर का है, तो आपका सब्सिडी कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया का सब्सिडी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से 2 किलोवाट का अगर खरीदते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 10,000 रुपये। अगर आप 80-ST कम्युनिटी से हैं तो वो पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपया पर किलोवाट आवर के दर से इसमें 2 पहिया वाहन में सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक। अब है क्या कहते हैं 3 पहिया वाहन पे। 3 पहिया वाहन पे बहुत छूट नहीं है, काहे समझिए। 3 पहिया वाहन जो होता है टेम्पू वगैरह होता है, और वो माल वाहन ही होता है, जो क्या कहते हैं वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल ही होता है, पर्सनल व्हीकल नहीं होता। पर्सनल व्हीकल ये तो 2 पहिया होता है या 4 पहिया होता है, टेम्पू लेके थोड़ी कोई घूमते रहता है। तो वो जो ट्रांसपोर्ट वाहन हो जाता है या माल ढुलाई वाला वाहन 3 पहिया वाहन होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 पहिया वाहन में क्या किया गया है उसको देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन होगा, 3 पहिया वाले में क्या बोला गया है कि या वो यात्री कैटेगरी के हो या माल वाहक हो, या मतलब कि या टेम्पू हो, या फिर वो क्या कहते हैं पियाजो टाइप का जो आता है उसमें माल ढोया जाता है, इलेक्ट्रिक हो या माल वाहक हो, दोनों में से कोई भी कैटेगरी का हो, इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन है, तो उसको मोटर व्हीकल टैक्स, मोटर वाहन कर जिसको बोलते हैं, उसमें 50% की छूट है, टैक्स में छूट है, ध्यान रखिएगा। उसके परचेज क्या कहते हैं प्राइस पे छूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छूट कहाँ है, मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी 3 पहिया वाहन में। और इसकी संख्या लिमिट नहीं की गई है। इसमें क्या था, पहला 10,000 मोटरसाइकिल ये था, और वो 5 किलोवाट 5,000 रुपया पर किलोवाट आवर के दर से सब्सिडी दिया गया था। अगर 80-ST के हैं तो 10,000 रुपया पर किलोवाट आवर के दर से सब्सिडी था। इसमें क्या है कि यात्री वाहन हो या माल वाहन कैटेगरी हो, दोनों में से कोई भी, उसमें मोटर वाहन टैक्स पर, मोटर व्हीकल टैक्स बोलते हैं, एमबीटी जिसको बोलते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ये 3 पहिया वाहन की बात हो गया। अब एक कैटेगरी और आएगा 4 पहिया, इसमें कार वगैरह हो जाएगा, और भी माल ढोने वाला जो पिकअप वगैरह होता है वो भी आ जाएगा 4 पहिया में। दोनों कैटेगरी के वाहन के लिए जो 4 पहिया वाहन है, इसमें पहले 1,000 वाहन ही लिया गया, उसमें 10,000 था, इसमें मात्र 1,000 वाहन है। पहले फर्स्ट 1,000 वाहन पर, पहले 1,000 वाहन पर जो सब्सिडी मिलेगा उसमें 10,000 रुपया पर किलोवाट आवर की दृष्टि से सब्सिडी आपको दिया जाएगा। अगर आप 1 किलोवाट आवर का वाहन खरीदते हैं 10,000, 2 किलोवाट आवर का अगर आप कार खरीदते हैं तो 20,000 का सब्सिडी। अगर आप 80-ST समुदाय से हैं, ये ध्यान रखिएगा, अलग से इसमें दिया हुआ है प्रोविजन, अगर आप 80-ST समुदाय से हैं तो यह सीमा जो है कि आपको लिए बढ़ जाती है। और इसमें देखिए सीमा कैसे बढ़ती है उसको समझ लीजिए। 10,000 रुपया पर किलोवाट आवर के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। और ये मैक्सिमम सब्सिडी का सीमा कितना जा सकता है, तो 1,25,000 रुपये तक जा सकता है, ठीक है। और अगर आप 80-ST कैटेगरी से हैं, इसी में ध्यान रखिए कि अगर आप 80 या ST कैटेगरी से हैं तो आपका सब्सिडी बढ़ के 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपये तक का हो सकता है। सब्सिडी सेम है, उसमें क्या था, सब्सिडी भी अलग था कि 5,000 किलोवाट पर आवर था जनरल के लिए, और 10,000 किलोवाट पर आवर की सब्सिडी थी किसके लिए, 80-ST के लिए। यहाँ पे सब्सिडी क्या है कि 10,000 किलोवाट आवर की ही सब्सिडी है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या 80-ST के छोड़ के ओबीसी वगैरह किसी और कैटेगरी से हैं तो आपको 1.25 लाख रुपये तक का जो है कि सब्सिडी मिलेगा मैक्सिमम।
और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगा। और जो भी तरीके का वाहन हो, चाहे आप माल क्या कहते हैं ये ट्रांसपोर्ट कार खरीदते हैं, यात्री गाड़ी, या फिर माल वाहन गाड़ी जो भी खरीदते हैं 4 पहिया में, चाहे कार करते हैं चाहे पिकअप करते हैं, आपको सब्सिडी मिल जाएगा। उसके बाद आता है ट्रक वगैरह, हैवी व्हीकल, उसको क्या बोलते हैं, हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदते हैं तो 75% की सब्सिडी मिलेगी, 75% की सब्सिडी मिलेगी किसमें बताइए, परचेज कॉस्ट पे। ये सब्सिडी कहाँ मिलेगी, लगाइए दिमाग। कर पे। वाहन रजिस्ट्रेशन का जो टैक्स होता है, मोटर व्हीकल टैक्स जो होता है, मोटर वाहन कर, उसी में 75% की सब्सिडी आपको दी जाएगी। अब तो इलेक्ट्रिक वाहन तो खरीद लिए, अब बात आएगी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कुछ छूट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी छूट है, वो दोनों तरीके से है। एक तो सरकार खुद भी चाहेगी कि पब्लिक स्तर पे जो है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और निजी भागीदारी के तौर पे भी अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इसको समझ लीजिए। तो पब्लिक स्तर पे क्या हो सकता है, जो सरकार की अपनी कंपनियां हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल है या फिर भारत पेट्रोलियम है, इस तरीके के जो भी पेट्रोल पंप वगैरह है, ये सब कंपनी को ही सब्सिडी दे दिया जाता है। यानी कि प्राइवेट स्तर पे और पब्लिक स्तर पे दोनों, प्राइवेट जिसको पीबीटी बोलते हैं और पब्लिक, दोनों स्तर पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। और यह सब्सिडी अगले 3 साल तक जो है कि दी जाएगी, ताकि राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का विकास किया जा सके। तो इस तरीके से ये हमारा बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 था। इसको एक बार और भी हम लोग अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो ये लाया क्यों गया था, ये बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 लाया गया है। ये अगले 5 साल तक के लिए चलेगा और अगले 2028 तक ये लागू है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह जो है कि लाया गया है व्हीकल। और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम जब बढ़ेगा तो राज्य में वायु प्रदूषण भी कम होगा और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होगा। पीएम ई बस सेवा के तहत बिहार के 6 जिले में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में ई बस जो खरीदी जाएगी और 400 ई बसों के अधिग्रहण के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। और 2028 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे जाएंगे, टोटल व्हीकल परचेज में से 15% व्हीकल जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ऐसा सरकार का लक्ष्य रखा गया है। 2 पहिया वाहन पे जो सब्सिडी मिलेगा, फर्स्ट 10,000 2 पहिया वाहन पे सब्सिडी दी जाएगी और वो सब्सिडी 5,000 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से होगा। अगर आप SC/ST कम्युनिटी से हैं तो 2 पहिया वाहन खरीदने पर सब्सिडी 10,000 रुपया पर किलोवाट आवर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। 3 पहिया वाहन में, चाहे यात्री वाहन हो या मालवाहक वाहन हो, 50% की सब्सिडी मोटर व्हीकल टैक्स में सीधा। अगर 4 पहिया वाहन है तो पहले 1,000 वाहन पे क्या मिलेगा, 10,000 रुपया पर किलोवाट आवर के हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। मैक्सिमम सब्सिडी 1.5 लाख रुपया मिल सकता है। अगर आप SC/ST कम्युनिटी से हैं तो मैक्सिमम सब्सिडी 1.5 लाख तक की मिल सकती है। हैवी इलेक्ट्रिक वाहन अगर आप खरीदते हैं तो 75% का छूट मिलेगा, किसमें, मोटर व्हीकल टैक्स में। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी सब्सिडी दी जाएगी और प्राइवेट और पब्लिक दोनों रूप से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का सरकार प्रयास करेगा, ताकि चार्जिंग स्टेशन जो है कि बिहार में पर्याप्त रूप से हो। ये जो है कि हमारी पॉलिसी थी। अगली पॉलिसी हमारी बिहार IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024। तो अगली पॉलिसी हमारी क्या है, बिहार IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024। बिहार IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 बनाई गई है। इस पॉलिसी में क्या है इसको देख लेते हैं, उसके बाद बिहार के विकास के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ेंगे, फिर इस इंटरव्यू क्लास को समाप्त करेंगे। फिर अगले दिन मिलेंगे तो और भी है। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 है, बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय परिवर्तन अधिनियम 2024 है, बिहार पर्यटन पॉलिसी 2024 है, बिहार उद्यमी योजना है 2022-23 से ही चलते आ रहा है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसमें 4-5 कंपोनेंट है पढ़ने के लिए, तो मुख्यमंत्री अति पिछड़ा, मुख्यमंत्री महिला, उसको भी पढ़ लेंगे पूरा। फिर बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है, उसको भी पढ़ेंगे। कई सारी और भी पॉलिसियां हैं, उसको भी पढ़ लेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये भी बड़ा पॉलिसी है, बिहार सूचना प्रौद्योगिकी पॉलिसी, इसको कि बिहार IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 बोलते हैं। उसमें क्या है उसको देखते हैं। बिहार सरकार ने ये पॉलिसी जो लाया है, बिहार सरकार ने ये पॉलिसी IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भविष्य के विकास को खाका को ध्यान में रखते हुए अगले 5 वर्षों तक को लागू करने के लिए यह पॉलिसी लाया है। यानी कि ये पॉलिसी 2024 में आई है, ये पॉलिसी 2029 तक लागू रहेगी। ठीक है, नई IT पॉलिसी के अंतर्गत जो है कि जो कार्य करने वाले IT कंपनियां हैं
इन्वेस्टर्स हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं। ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन से हैं। नई आईटी पॉलिसी में तीनों को जोड़ा गया है। ध्यान रखिए कि जो कार्यरत कंपनी है, पहली बात, या निवेशक हो जिसको इन्वेस्टर्स बोलते हैं, वर्किंग कंपनीज हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, या फिर रोजगार प्रदाता हो जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स होता है ना, जो रोजगार देते हैं वो लोग, रोजगार प्रदाता, तीनों को इसमें कवर किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी ही लगाएंगे, तो इस पॉलिसी के तहत लिया गया है। इसमें दो तरीके का कंपोनेंट है, एक है 5 से 30 करोड़ रुपया तक का निवेश, जो निवेश का कंपोनेंट है इसमें, एक है 5 से 30 करोड़ रुपए तक का निवेश और एक है 30 करोड़ से ज्यादा का निवेश, और फिर एक है 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश। ठीक है, तो 30 करोड़ तक का, देखिए इसको ऐसा इसलिए बनाया जाता है, ये जो 30 करोड़ तक का निवेश है, ये 5 से 30 करोड़ तक का निवेश है, ये जो उद्योग निदेशालय है ना, ये जो उद्योग के विभाग के जो बीपीएससी के अधिकारी होते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो वो लोग भी क्लियर कर देंगे उस पॉलिसी को। लेकिन जो 30 करोड़ से 100 करोड़ के बीच का आएगा क्लियरेंस, तो वो उद्योग निदेशालय में ही जाके क्लियर होगा। और 100 करोड़ से अगर ऊपर का इन्वेस्ट कर रहे हैं बिहार में आप, 100 करोड़ बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी आपको। कैबिनेट का मंजूरी देने का मतलब कि सुविधा और भी बढ़ेगा, और ये अच्छी पॉलिसी है, इसको पढ़ते हैं कैसे कैसे। तो इसमें तीनों को कंपोनेंट इसमें तीन है, कार्यरत कंपनी, निवेशक या रोजगार प्रदाता, इसको ध्यान रखेंगे। ये पीटी में पूछ सकता है कि सिर्फ कार्यरत कंपनियों को दिया गया है, नहीं, कार्यरत कंपनी, इन्वेस्टर्स और रोजगार प्रदाता तीनों को इस पॉलिसी में शामिल कर लिया गया है। इसमें जो दिया गया है कि 5 से अगर 30 करोड़ रुपए तक का निवेश कर लेते हैं तो 30% जो है कि पूंजी पर सब्सिडी यानी कि कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगा। अगर 5 करोड़ का निवेश करते हैं कितना मिलेगा जी, 3 बचे 15, 1.5 लाख रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का आपको जो है कि इसमें मिल जाएगा सब्सिडी। तो इसी तरीके से 5 से 30 करोड़ रुपए तक पे क्या है, अरे बेटा क्या दिया, हाँ ये कैपिटल सब्सिडी है, 5 से 30 करोड़ पर 30% का कैपिटल सब्सिडी मिलेगा आपको। उसके बाद अगर आप जो है कि 30 करोड़ से ज्यादा का निवेश करते हैं तो उसपे जो है कि थोड़ा सा बढ़ा करके कैपिटल सब्सिडी है, और उसमें अलग से क्या फैसिलिटी है वो समझ लीजिए कि ब्याज सहायता के लिए 10% जो आप लोन लेंगे, आप कंपनी लगाने के लिए तो लोन भी लेता है ना, तो 13%, 14% के इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, तो 10% का इंटरेस्ट रेट लोन का जो है कि सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। वो मान लीजिए कि 13% का लोन मिला है तो कितना होगा कि 3% आप पे करेंगे, 10% सरकार सब्सिडी के रूप में इंटरेस्ट पे देगी, कैपिटल पे नहीं। कैपिटल पे क्या था, 30% यहीं पे था सिर्फ, उसके बाद इसके इंटरेस्ट पे लोन देगी, और इसकी कुल सहायता का 40% या 50 करोड़ रुपए जो भी कम हो, ये सिर्फ याद करने के लिए पीटी के लिए है, वो पीडीएफ दे देंगे, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, वो मिल जाएगा। और 5 वर्ष के लिए इसमें जो अगला कंपोनेंट है वो अच्छा कंपोनेंट है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होगा, इसमें 25% का जो है कि सब्सिडी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में 25% सब्सिडी है। उसके बाद इस कंपनी में और भी लिखा गया है कि अगर 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करते हैं, 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, या फिर 1000 व्यक्ति को रोजगार, दो कंपोनेंट है इसमें, 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश या 1000 व्यक्ति से अधिक को अगर रोजगार आप दे देते हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष रोजगार, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष रोजगार अगर आप देते हैं तो आपको इसमें क्या फायदा मिलने वाला है वो देख लीजिए कि आपको विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा, यानी कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं कैबिनेट मंत्री से जाकर के, जो नीतीश मिश्रा है ना उद्योग मंत्री, उस मंत्री से आप जाके नेगोशिएट कर सकते हैं कि सर हमको 30% नहीं 40% सब्सिडी चाहिए, 45% की सब्सिडी चाहिए, हम इतना बड़ा कंपनी लगा रहे हैं, हम नेगोशिएट करके बार्गेनिंग करके आप जो है कि उसमें लागू कर सकते हैं। 100 करोड़ रुपए का से ऊपर का इन्वेस्टमेंट या 1000 से ज्यादा व्यक्तियों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अगर आप देते हैं तो, और उसको जो है कि मंजूरी जो मिलेगा वो राज्य के कैबिनेट से जाकर के मिलेगा, यानी कि 30 करोड़ से प्लस का जो भी मंजूरी होगा वो कौन देगा, राज्य का कैबिनेट देगा। तो इस तरीके से ये पॉलिसी हमारे यहाँ लाई गई थी। अब एक अगली पॉलिसी है, छोटी सी पॉलिसी है, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। इसको समझिए ये क्या है। इसमें दो कंपोनेंट है, आधा कंपोनेंट आज पढ़ लेंगे, आधा कंपोनेंट अगले क्लास में पढ़ेंगे, टाइम हो गया। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024, इस अधिनियम में जो है कि बिहार केंद्रीय अपराध अधिनियम 1981 था, उसमें संशोधन किया गया है, और सॉरी संशोधन नहीं है, उसका स्थान ही ले लेगा ये बिहार केंद्रीय अपराध अधिनियम, बिहार केंद्रीय
अपराध अधिनियम 1981 था, इसका ये स्थान ले लेगा, ये अधिनियम अब खत्म हो जाएगा, ये रिप्लेस कर देगा, ये अधिनियम इसके जगह पे अब ये आ जाएगा। ठीक, तो बिहार केंद्रीय अपराध अधिनियम 1981 के जगह पे ये बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 आएगा। जैसे कि आईपीसी के जगह पे आ गया है ना बीएनएस, उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो असामाजिक तत्वों को नियंत्रण करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, इसके जरिए भूमि माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया समेत अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। तो बिहार में 3 तरीके के माफिया है, एक बालू का है, एक शराब का है और एक क्या है, भूमि माफिया है। रात दिन गोलीबारी इसी चक्कर में होते रहता है बिहार में, बालू शराब और भूमि को लेकर के, और तो कुछ है ही नहीं बिहार में, तो गोलीबारी कहाँ होगा। आज पढ़ रहे थे पेपर में, अररिया में किसी व्यक्ति ने 6 व्यक्ति को तीर से या किसी किसी जान मार दिया है भूमि के लिए। मतलब क्या बात है कि व्यक्ति का जान से बढ़ के जमीन हो सकता है क्या। तो यही है, इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए ही ये लाया गया है बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। इस अधिनियम में व्यापक रूप से इसको परिभाषित किया गया है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जाएगा। ये लोग करते क्या है पता है, जो बालू माफिया है, शराब माफिया या भूमि माफिया अपने से गोली चलाने नहीं जाता है, इसके गुर्गे गुंडे ये सब जाके गोली चलाते हैं, रैकेट चलाते रहते हैं, वसूली करते रहते हैं, किस क्षेत्र में हमारा शराब बिकेगा, इस क्षेत्र का बालू हम उठाएंगे। जो बड़े बड़े रंगदार लोग होते हैं बिहार में, आप जानते ही हैं। तो उस रंगदार को इसमें परिभाषित किया गया कि रंगदार कौन कहलाएगा। अगर विधायक जी का कोई भतीजा है और वो बैठे बैठे चुपचाप अपना सरगना चला रहा है, तो सिर्फ सरगना का गुंडा और गुर्गा नहीं निपटेगा, निपटेगा विधायक जी का भतीजा भी, या विधायक जी खुद भी हो सकते हैं इसमें। क्योंकि जितना ये चोर उचक्के लोग हैं वही जाके राजनेता बने हुए हैं बिहार में, इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसी के लिए ये लाया गया है बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। इसमें इसको डिफाइन किया गया सबसे पहले कि इस अधिनियम में व्यापक रूप से यह परिभाषित किया गया है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश देने का अधिकार इसमें दे दिया गया है। कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि पश्चिमी चंपारण का है, बाघा क्षेत्र का है या बेतिया का, जिधर का भी है, वो बहुत बड़ा जो है कि माफिया है, उधर का शराब माफिया है। अब वो नेपाल से तस्करी कर करके शराब ला रहा है या फिर उत्तर प्रदेश से शराब ला रहा है या संगठित सरगना चला रहा है, तो उस व्यक्ति को तड़ीपार किया जा सकता है। मतलब कि पश्चिमी चंपारण छोड़ के उसको बोला जाएगा आप इस जिला को छोड़ दीजिए, डीएम साहब आदेश देंगे आप जाके भागलपुर में बसिए। अगर वो मतलब कि विधायक जी का भतीजा वहां से भागलपुर में आके बसे, उसका तो सारा नेटवर्क ही टूट जाएगा ना। तो ऐसा भी करने का अधिकार जो है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निर्वासित करने का आदेश दे सकती है। आरोपी संबंधित जो है कि आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। मान लीजिए कोई डीएम किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति को या किसी क्या कहते हैं बड़े रसूख वाले व्यक्ति को सजेशन भी तो जिला खाली करने का निर्देश दे सकता है। जिला ही खाली करवा देंगे तो वो रहेगा ही नहीं, जब रहेगा ही नहीं तो चुनाव कैसे लड़ेगा या फिर अपने अधिकार का प्रयोग कैसे करेगा, अपने वर्चस्व का प्रयोग कैसे करेगा। तो कुछ सजेशन भी चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या है कि अपील का दिया गया है कि जो कि आयुक्त के समक्ष जा करके अपील भी कर सकते हैं कि मुझे बेवजह जिला खाली करने का आदेश दिया गया है डीएम साहब के द्वारा। ठीक है, तो आप आयुक्त के सामने अपील कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन होने पर हिरासत में भी लिया जा सकता है सामाजिक तत्वों को। सामाजिक तत्वों को जबरन हटाने का भी इसमें आदेश दिया गया है। और इसका जो जांच करेगा, जो हम लोगों ने अपराध ये परीक्षा नियंत्रण में क्या पढ़ा था, उसमें जो जांच करेगा डीएसपी लेवल का अधिकारी होना चाहिए, उससे नीचे लेवल का अधिकारी जांच नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें जो है कि इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर, मतलब कि जो एसआई नियुक्त होते हैं, एसआई से जो प्रमोशन होकर इंस्पेक्टर बनते हैं, वो इंस्पेक्टर रैंक के जो है कि पुलिस अधिकारी भी इसको जो है कि तलाशी और जब्ती करने का शक्ति इसमें दे दिया गया। यानी कि इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर है, दरोगा जिसको बोलते हो, पुलिस निरीक्षक उसको बोला जाता है, तो ये इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो है कि इसको जांच कर सकते हैं और जांच का रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को लेकिन देना पड़ेगा। ये जांच का रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को, जिला में डीएम को देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो भी संपत्ति जब्त की गई है या संपत्ति का निपटान किया गया है उसका सारा लिस्ट वगैरह ये डीएम को सौंपना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दरोगा साहब अपने मन से किसी को जो है कि अपराधी घोषित कर दे या कुछ कर दे, तो वो निचले पदाधिकारी के रूप में इंस्पेक्टर रहेगा, दरोगा रहेगा, लेकिन जो कार्रवाई होगी वो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के निगरानी में ही बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 में किया जाएगा। इस तरीके से ये एंटी सोशल एलिमेंट जो बिहार में है, बालू माफिया, शराब माफिया, भूमि माफिया, इसको बाहर करने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और भी पॉलिसीज हैं, बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय परिवर्तन, जो सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक जगहों पे पुलिस सुरक्षा कैसे हो, उसमें जो डायल 112 का किस तरीके से रोल है, इन सब चीजों को भी पढ़ेंगे। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए डायल 112 में क्या किया गया है,
किस तरीके के अपराध का रिपोर्टिंग डायल 112 में हो रहा है, बिहार पुलिस में क्या क्या परेशानियां हैं। बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए अभी जो है कि बोला गया है कि अलग से जो भवन है वो बना करके हर जिला में महिला पुलिस कर्मियों और महिला कर्मियों के लिए, पुलिस के अलावा भी जो कर्मी है उसके लिए भी हॉस्टल और लॉज की फैसिलिटी जो है कि की जाएगी, क्योंकि महिला पुलिस कर्मियों को रहने में बहुत दिक्कत होता है। नाइट ड्यूटी में महिला पुलिसकर्मी खुद ही असुरक्षित महसूस करती हैं बिहार में। तो इन सब चीजों को लेकर के क्या क्या पॉलिसी लाई गई है सरकार के द्वारा, और पुलिस स्तर पे क्या क्या सुधार करने की बात की गई है, जो पुलिस की ओवर ड्यूटी वगैरह होती रहती है उस पर क्या काम किया गया है, उसके लिए भी कई सारे अधिनियम भी लाए गए हैं, और कई सारे जो है कि ऐसे भी स्टैटिक चीज हम लोगों को पढ़ना है, तो वो भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बिहार पर्यटन नीति जो आई हुई है, नई पर्यटन पॉलिसी, उसको पढ़ेंगे। और जिस दिन नई पर्यटन पॉलिसी पढ़ेंगे उससे पहले एक क्लास लिया गया था इसका, बिहार में पर्यटन के विकास के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसका लिंक हम दोबारा ग्रुप में भिजवा देंगे, उसको देख लीजिएगा। और जो एक पर्यटन का पीडीएफ भी दिया गया उसको हम पिन करवा देंगे आज ग्रुप में। उस पर्यटन के पूरे बिहार में जहां जहां भी पर्यटन क्षेत्र है उसका कंप्लीट एक पीडीएफ दिया गया है, उसको आप पढ़ के आएंगे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पर्यटन में और क्या क्या विकास किया जा सकता है। जैसे बंजी जंपिंग वगैरह होता है ना, वो नौका चालन वगैरह जो भी होता है, उसमें नए नए पर्यटन के बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो लेजर लाइट वगैरह, लेजर शो वगैरह हो सकता है। तो इस तरीके के पर्यटन की पॉलिसी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। नई पर्यटन नीति जिस दिन पढ़ेंगे उसके साथ साथ पर्यटन का पूरा एक क्लास ही कंप्लीट लेंगे, 1 घंटा सिर्फ पर्यटन पे ही बात करेंगे कि पर्यटन में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं। जैसे बांका में जो मंदार हिल में पर्यटन है, या पपरनी में पर्यटन है, या फिर राजगीर में जो पर्यटन है, या भागलपुर के सुल्तानगंज में जो पर्यटन है, या फिर क्या कहते हैं वहाँ पे मोतिहारी में बापू धाम का जो पर्यटन स्थल हो रहा है, भितियरवा वगैरह जो आश्रम है वहाँ पे, या पटना में बहुत सारे पर्यटन स्थल है, गया में जो इस तरीके से पर्यटन स्थल का डेवलपमेंट हुआ है, या और भी जहाँ जैसे सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा में है, या दरभंगा में कुशेश्वर स्थान में पर्यटन स्थल है, तो जो मनोकामना मंदिर है, या फिर वहाँ पे जो किला है, मुंगेर में भी किला है राजा का, दरभंगा में भी किला है, और भी जगहों पे कई सारे किला है। तो उसका पर्यटन स्थल का किस तरीके से विकास हो सकता है, उसमें लेजर शो वगैरह कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो टूर गाइड वगैरह है उसको कैसे हम व्यवस्था दे सकते हैं, जो होटल्स रिजॉर्ट्स इसका डेवलपमेंट कैसे हो, पर्यटक गाइड को रोजगार देने की क्या व्यवस्था की जाए, और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं, और सारे राज्य क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में भी एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। किस तरीके से उत्तराखंड वगैरह का पर्यटन के, उसका जीडीपी तो पर्यटन पे ही चलता है, गोवा का जीडीपी चल रहा है पर्यटन पे, बहुत सारे देशों का जीडीपी जब पर्यटन पे चल सकता है तो बिहार में पर्यटन क्यों नहीं हो सकता, जिससे अशोका का स्तंभ वगैरह है। ये सारा चीज हम लोग पर्यटन पे एक क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद उद्यमी योजना वगैरह भी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, कई सारी चीजें पढ़ने के लिए भी हम लोग और भी पढ़ेंगे। चलिए पूछिए, आप कोई प्रश्न किसी को कुछ पूछना है तो डाउट पूछ सकते हैं।